बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी बजट साल 2023-2024 कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार बजट पेश करेंगे और मौजूदा हुकूमत का यह दूसरा बजट होगा और आखिरी बजट। ऑब्वियसली टर्म मुकम्मल हो रही है और फिर इलेक्शन में पार्टीज जाएंगी। एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इकोनॉमिकली स्पीकिंग, लेकिन हुकूमती वज़रा का कहना यह है कि जितना हो सका अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी और इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। आज हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई रवा माली साल की जो 2022-2023 है, जिसमें हमने देखा जो मुआशी शरह नमू है वो 0.29% रही, जो कि टारगेट से खासी कम रही। और उस हवाले से वजीर खजाना का यह कहना था कि उसकी बहुत सी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह सैलाबी सूरत हाल है, जिससे मईशत को 14 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा। फिर आलमी कसाद बाजारी है, फिर हुकूमत के सख्त इकदाम उठाए गए और बरामदात में कमी जो है वो इसकी बड़ी वजूहात हैं। जो आइंदा माली साल के लिए उन्होंने कहा 3.5% मुआशी शरह नमू रखा गया है तरक्की का, और ये उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि ग्रोथ को बढ़ाया जाए और 2017 की सतह पे लेकर जाया जाए। यहां पर आपको बताते चले कि 2017 में पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 22वीं बड़ी मईशत में इसका शुमार था और शुमी किस्मत के 2023 में 47वें नंबर पर है। इस हवाले से उन्होंने यह भी कहा कि जो दीगर एवेन्यूज हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा आइंदा माली साल बजट में। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि जो बड़े माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुकूमत की तरजीह है और उसके हसूल के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। अहम दिन है आज का भी और कल का, इस हवाले से हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकोनॉमी। जी, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल भाई कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा स्टार्ट विद इकोनॉमिक सर्वे आया, जो मुआशी इशारी हैं, जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हो सके और उसकी वजूहत आज इसहाक डार साहब और उनकी मुआशी टीम ने बताई। जानना चाहूंगा कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है, अवाम इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि फ्रॉम अ पीपल्स पर्सपेक्टिव उनके लिए क्या होगा इस बजट में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या दिखाता है हमें, वो हमें ये दिखाता है कि एक तरफ तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 76% कम हुआ है। और आप जानते हैं कि जब हमारी मौजूदा हुकूमत ने जब कमान संभाली थी तो उस टाइम पे सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ही ये था कि ज़र मुबादला के ज़खायर के लेवल लो थे जी। और पिछली हुकूमत ने, मुसल्लत शुदा हुकूमत ने जाते जाते अपना ही किया हुआ IMF का मुआहदा तोड़कर हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला। और अगर उस टाइम पे इकदाम ना उठाए जाते, उस टाइम पे IMF को वापस मेज़ पे ना लाया जाता, तो पिछले जून में ही मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता, पिछले साल जून में। तो सबसे बड़ा क्राइसिस ही हमारा उस टाइम पे ये था कि हम डिफ़ॉल्ट किस तरह अवर्ट करना है, और हमने फ़ौरन IMF को इंगेज करके डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया और एक तो उनको इंगेज किया, मगर साथ ही साथ अपने डॉलर्स जो हमारे बहुत अभी सतह लो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो हमारा खसारा होता है, जिसमें हमारी डॉलर, अगर आम आदमी को समझा दिया जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट से मुराद क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जी बुनियादी तौर पे आपको बताता है कि आपके जितने डॉलर खर्चे जाते हैं और जितने डॉलर आपके मुल्क के अंदर आते हैं उसके दरमियान जो बैलेंस होता है, तो वो खसारा अब मैं आपको मवाजना करके दूँ तो मेरे ख्याल से जी तकरीबन मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं, 13.7 अरब डॉलर थे जी पहले आपके 10 माह में तकरीबन मेरे गालिबन जी PTI की हुकूमत में पिछले साल। और हमारे उसी पीरियड में जुलाई से अप्रैल तक का पीरियड अगर आप लें जी तो वो 3.3 बिलियन इस दफ़ा थे, तो जो कि 76% की कमी है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में जो गैप होता है और फिर आप उसमें रेमिटेंसेस डालते हैं जो बाहर से हमारे बैरूनी जो पाकिस्तानी जो बाहर मुस्लिम हैं जो पैसे भेजते हैं, तो अगर आप उसको उन चीज़ों को अगर आप देखें तो उन सब का जो बैलेंस होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, वो 13.7 अरब से कम होकर 3.3 अरब डॉलर हो गया। और देखिए इसी तरह जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का गैप है वो भी कम हो गया। अब हमारा टैक्स रेवेन्यू भी 16% बढ़ा है FBR का, मगर देखिए हालात मुश्किल हैं। और देखिए हमें ये बात समझनी होगी कि 4 साल जो तबाही हुई 2018 से 22 के दरमियान, जिसमें ना सिर्फ नाकिस पॉलिसियाँ थीं और अपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए, और जो एक मुआशी तबाही रही जिससे बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ, जिससे कारोबार और सनतें बंद हुई, उसमें एक पॉलिटिकल इकॉनमी भी आपकी पूरी डैमेज की गई। ठीक,
नैब जैसी टूल्स को इस्तेमाल करके ब्यूरोक्रेसी को पेन डाउन स्ट्राइक पे मजबूर किया गया, कारोबारों को का बिल्कुल एतमाद उठा लिया गया जब इस तरह का एक सलूक हुआ कि आज एक बात और कल चलते कारोबार को विक्टिमाइज करने के लिए एक टर्की से एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस ग्रुप था मिसाल के तौर पे, जो लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा था, जो शहबाज शरीफ साहब ने एक शफाफ प्रोसेस के तहत उनको अवार्ड किया था बतौर CM पंजाब। और उस वो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसी कंपनी को जो फेयर टेंडर प्रोसेस से टेंडर जीती थी, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की इंसिस्टेंस पे उन्होंने फिर भी फेयर प्रोसेस पे जीतने टेंडर के बावजूद अपनी टेंडर की अमाउंट कम कर दी थी। शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स की वजह से उस कंपनी को विक्टिमाइज किया गया और उस कंपनी की इक्विपमेंट भी जब्त कर ली, उसके एम्प्लॉयज़ को डाल दिया गया जेलों में। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ किस तरह हमारे सफारती ताल्लुकात, किस तरह हमारे दोस्त ममालिक से बिजनेस ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का एतमाद तोड़ा गया, बिल्कुल एक बिजनेस इन्वायरमेंट को तहस नहस कर दिया गया, और फिर मुल्क को आखिरकार खसारे बढ़ा के, फिस्कल खसारे बढ़ा के, कर्जे चढ़ा के, उसके सामने इतने खसारों के बावजूद दिखाने के लिए डेवलपमेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, और उसके बाद मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। तो देखिए 4 साल एक घर को तोड़ा गया, उस घर को आग लगाई गई। हम पिछले 1 साल से उस आग को भी बुझा रहे हैं। तो यकीनन ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अभी हमने आप इतना ये कहें कि हम आग बुझा रहे थे और अभी तक हम वो आग बुझाने का सिलसिला जारी है जो है। ये देखिए तो पिछले 1 साल के बाद पे नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स देखें तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना जरूरी है। अच्छा, अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, और ये जो बजट आप कल देखेंगे ये दोनों प्रायोरिटीज़ हमारी जो है उसको एड्रेस करेगा कि एक ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जैसे कहते हैं कि हमारी मईशत को इस्तेहकाम पहुंचाने का जो सिलसिला ये भी जारी हो और मुकम्मल हो, और साथ ही साथ बुनियादें रखी जाएं वापस मईशत के अंदर ज़्यादा जान डालने के लिए, ताकि रोज़गार और कारोबार मज़ीद चलें, और साथ ही साथ वो रिफॉर्म्स की तरफ हम चलें जो 2017 में जिसकी तरफ उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा रही थी, जो हमारी मईशत की ज़रूरत है, जिसमें पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, आपने अपनी IT सेक्टर को किस तरह आगे बढ़ाना है। लेकिन सर आपके पास तो इस वक्त जो है वो हुकूमत तो आपकी अगस्त में जो है वो अपनी मियाद मुकम्मल हो रही है। देखिए हम हाँ जी, वो टाइम पीरियड तो ऐसा है ही नहीं। देखिए मगर देखिए शॉर्ट टर्म ही है। मगर देखिए किसी भी जिम्मेदार हुकूमत का ये काम होता है कि जब तक उसके पास जिम्मेदारी है, हमने अगले साल का जो बजट है वो मुल्क के मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देख के, ठीक है, अपनी चादर को देख के, मुल्क की शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जरूरियात को देख के हमने एक बजट पेश करना है। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि इलेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, और देखिए हमने अगले फिस्कल ईयर के लिए एक ऐसा बजट पेश करना है जो हम समझते हैं कि कोई भी हुकूमत हो उसको चलाना चाहिए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस नेशनल असेंबली की टर्म के बाद जब इलेक्शंस होंगे तो इंशाल्लाह वापस मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आके इसी बजट को आगे चलेगी, इसको चलाएगी। सर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, मैं तजिया निगारों से बात कर रहा था, वो आपकी गुफ्तगू के बाद उसको हमने रिकॉर्ड किया, हम चलाएंगे। वो कह रहे थे फिस्कल डेफिसिट वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का इशू है, और उन्होंने कहा कि कल जब आप लोग बजट पेश करने जाएंगे तो सबसे बड़ा इशू ये होगा कि उस फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम किया जाए। उसके लिए जब यानी कि आपके अखराजात कितने हैं और आपकी वसूलियां कितने हैं, जेब में पैसे मेरे कितने और मेरे कितने खर्च हैं। तो उस पर नुकता यह था, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप हुकूमत में हैं, कि अगर हुकूमती अखराजात को कम किया जाए तो उस खसारे को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जी देखिए बात यह है, यू एग्री? जी देखिए बात यह है कि हम खसारे कम करना चाहते हैं, और अगर आप फिस्कल डेफिसिट को एज अ परसेंटेज ऑफ GDP देखें, जो कि सही तरीका है फिस्कल डेफिसिट को देखने का, तो जुलाई से अप्रैल के दरमियान जो पहले 10 माह थे इस फिस्कल ईयर के, उसमें उसकी परसेंटेज रही है फिस्कल डेफिसिट 4.6%। अगर आप उसको एज अ परसेंटेज ऑफ GDP देखें, इसके मुकाबले में जो इससे पिछला माली साल था, जो PTI की हुकूमत का आखिरी साल था, उसके पहले 10 माह में 4.9% थी। तो इन मुश्किल हालात में भी हमने फिस्कल डेफिसिट को कम किया है। मगर देखिए आगे फिस्कल डेफिसिट अब हमारा इसलिए भी मजीद चैलेंजिंग बहुत हो गया कि PTI के टाइम पे बहुत कर्जा चढ़ा जी, और जो हमारी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट थी वो बहुत बढ़ गई। लेकिन कतकलाइम असद उमर साहब अब तो उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ा है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के दौरे हुकूमत में 13 माह में उनके दौरे हुकूमत से ज्यादा कर्जा लिया गया। देखिए बात ये है, नहीं देखिए ये तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। 15,600 अरब बताते हैं, नहीं 13 माह में लिया गया। उनके 3.25 सालों में 20,000 अरब तकरीबन कर्जे में इजाफा हुआ है। और देखिए बात ये, हम तो अब जी एक बिल्कुल आग लगाई हुई एक घर को हमने संभाल रहे हैं, तो उसके अंदर अब ऐसी मईशत हमें मिली कि जिसके अंदर
हमें ऐसे मुश्किल फैसले उठाने पड़े कि हमें अपनी इंपोर्ट्स कंट्रोल करनी पड़ी। जब आप इंपोर्ट्स कंट्रोल करते हैं अपने प्रेशियस जो आपके डॉलर बचे हुए हैं उनको बचाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट ये होती है कि आपके टैक्स रेवेन्यूज भी सफ़र करते हैं, क्योंकि जब इंपोर्ट्स आती हैं तो कुछ इंपोर्ट से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अदरवाइज भी जनरेट होती है, आपके पोर्ट्स के ऊपर उसका टैक्स रेवेन्यू भी आता है। तो देखिए उसका हम अभी तक एक जिसे आप कहें कि फायर फाइटिंग मोड में हुकूमत रही है। हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी थी कि हम डिफॉल्ट भी अवॉइड करें, साथ साथ कमज़ोर तबकात को भी जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें, ख्वाह वो फ्री आटा स्कीम है, ख्वाह वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमने 400 अरब तक उसका एनवलप मौजूदा जो रवा माली साल है इसमें बढ़ाया, ख्वाह वो किसान पैकेज में 2000 अरब से ज़ायद देना है, जिसके नतीजे में आपने देखा कि 2 करोड़ 76 मेट्रिक टन जो है वो गंदम की पैदावार रही। तो देखिए बात यह है कि ये आगे हम इंशाल्लाह ये फिस्कल इम्बैलेंसेस को कम करेंगे। अब हमें हमारी अभी डेट सर्विसिंग कॉस्ट इन्होंने इतना कर्जा चढ़ा के फिर उसके बाद इन्फ्लेशन अब अभी भी बहुत हाई है, मगर इनके तो 4 सालों के अंदर जब दुनिया में उतार चढ़ाव भी आया ग्लोबल इन्फ्लेशन का, जब इस तरह की डिफॉल्ट सिचुएशन नहीं अभी तक क्रिएट हुई थी, तब भी इनकी टाइम में इन्फ्लेशन कभी नीचे नहीं आई, जिसकी वजह से पॉलिसी रेट भी काफ़ी ऊपर रहा और इन्होंने कर्जा भी चढ़ाया, खसारे बड़े किए, डेवलपमेंट कोई नहीं की, जिसके नतीजे में टैक्स रेवेन्यूज नहीं पड़े। तो ओवरऑल हमारे टैक्स रेवेन्यूज टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हुआ इनके टाइम पे, मगर डेट सर्विसिंग आपकी बढ़ गई। इसलिए आज जो आप खसारों की बात करें, खसारों के अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि हम जब छोड़ के गए थे तो 1500 अरब रुपए डेट सर्विसिंग कॉस्ट होती थी, जब हम वापस आए तो तकरीबन 5000 अरब तक तो ये ऑलरेडी पहुंचा। सर एक और नुकता, एक्सचेंज रेट सर हमारे को 2-3 रेट्स चल रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो कितना डॉलर का, जैसे एक ओपन मार्केट रेट है, एक इंटरबैंक रेट है, एक हुंडी का रेट है, एक कोई काबली रेट है, पिशावरी रेट है, सर इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? इससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। जी देखिए ये अभी मौजूदा जो हमारे मुआशी हालात हैं इसके अंदर यकीनन उसका फॉरेन एक्सचेंज पे एक इम्पैक्ट आता है, मगर आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 माह से फॉरेन एक्सचेंज रेट एक जगह पे स्टेबलाइज है या हुआ हुआ है। इंटरबैंक रेट को अगर आप देखें, यकीनन ओपन मार्केट रेट में और इंटरबैंक में एक गैप आ रहा है, और आज भी डॉक्टर साहब कहते हैं 40-45 रुपए ओवर जो है वो रेट। जी तो उसके अंदर देखिए दीगर फैक्टर्स होते हैं, कुछ कार्टलाइजेशन भी होती है, कुछ इसके अंदर आप रेंट सीकिंग बिहेवियर कह लें, और साथ ही साथ कुछ स्मगलिंग का भी इसमें अमल रहता है जो फॉरेन करेंसी की है। तो अगर आपने देखा कि चंद दिन कबल जब एक वो इकदाम उठाया गया स्टेट बैंक की तरफ से जिसके तहत क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को इंटरबैंक की पैसे इस्तेमाल करके, हाँ जी, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा जी। तो देखिए ये आप देखेंगे कि ये उतार चढ़ाव जो है या ये जो गैप्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जब मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी और आगे हम ये अपने इस एक्सटर्नल अकाउंट के या जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के चैलेंजेस हैं, जब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी सतह बड़े ही कंफर्टेबल होगी और हमारी मईशत वापस उस तरह की ट्रेजेक्ट्री पे आएगी जहाँ पे 2017-2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, तो आपको उसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज या आपके एक्सचेंज रेट की मार्केट्स में भी नज़र आएगा और उधर स्टेबिलिटी भी आएगी और ये जो आर्बिट्राज है या ये जो गैप बन जाता है ये कम हो जाएगा। सर एक आम आदमी के लिए जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी आया कि इतने फीसद महंगाई का हदफ था लेकिन महंगाई ज्यादा हुई, और अभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी आया है कि जो महंगाई है वो 36% है या 38% है। एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए क्या सोच पाई जाती है? क्योंकि लोग जो सुन रहे होंगे वो दिलचस्पी रखते होंगे क्या तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, पेंशन में इजाफा हो रहा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट जो टारगेटेड सब्सिडी है उसमें इजाफा, आपने नोट किया काफी लोग एहतजाज भी इस हवाले से करना चाह रहे हैं उसका मुकाबला कर सकें। मैं जी जो भाई एहतजाज करें, जो भाई और बहनें एहतजाज करें, अगर कोई कर रहे हैं जी तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि पहले तो जी आप ज़रा मौजूदा हालात को भी समझें और ये यकीन करें कि आपकी वेलफेयर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर ख़जाना की, हम सब की इज्तमाही तौर पे एक अव्वलीन तरजीह है कि हम इन मुश्किल तरीन हालात में भी जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें जो मैक्सिमम हम जो रिलीफ फराम कर सकते हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि महंगाई हुई है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। हम खुद चाहते हैं कि सिर्फ जो मुलाजमीन हैं वो नहीं, हर लोअर इनकम क्लास और मिडिल इनकम क्लास को जो मदद फराम कर सकते हैं। इसलिए बेनजीर इनकम सपोर्ट का भी हम सबसे जो कमज़ोर तबकात हैं उनको करते हैं, जहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब्स में रिलीफ दे सकते हैं वो देते हैं।
तो इंशाल्लाह आप इस बात का यकीन करें कि कल जब बजट पेश होगा तो हुकूमत के पास जो मौजूद वसाइल है उसके अंदर जो मैक्सिमम वो इनको रिलीफ फराम कर सकती है वो आपको नजर आएगा। और इसी तरह मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत की इस साल में रवां साल में हमने साल के दौरान हमने उसका एनवलप बढ़ाया था, उसको 400 अरब तक लेके गए थे और उसमें जो स्टाइपेंड्स मिलते थे हर बिस्प के मुस्तहिक शख्स को वो भी 25% बढ़ाए थे। तो इसी तरह आप देखेंगे कि इस बजट में भी एक सर एक और नुकता आया था, मैं हफीज पाशा साहब की सुन रहा था, वो कहते हैं प्रॉपर्टी के एरिया में हमें जो रिटेल है, होलसेल है और एग्रीकल्चर में अगर टैक्स प्रॉपर किया जाए तो बहुत रेवेन्यू मिल सकता है। क्या वजह, को पॉलिटिकल विल की कमी आती है कि ये टैक्स कहा जाता है कि बहुत मार्जिन लेकिन लगाया नहीं जाता? नहीं, देखिए बात यह है कि हमारा ना जी एक टैक्स नेट को वाइडन करने का एक हमारा स्ट्रक्चरल चैलेंज है। इसकी एफर्ट्स आपको इसमें नज़र भी आएंगी जी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, उसके अंदर देखिए आपको दोनों चीज़ें करनी होती हैं कि आपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एक इंसेंटिव भी आपने इंसेंटिवाइज भी करना है और जो टैक्स एवेडर्स हैं उनके लिए इसमें सज़ा भी होती है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें हम साथ लेके चलेंगे, मगर ये हमारी पहले भी 2013 से 18 की हुकूमत के दौरान भी एक अव्वलीन तरजीह थी कि हम किस तरह टैक्स नेट वाइडन करें। अभी भी टैक्स पेयर्स में मेरे ख्याल से तकरीबन 9 लाख अफराद से ज़ायद का इजाफा भी हुआ है। नहीं, बहुत कम है कंपेयर टू जो हमारी सतह होनी चाहिए। हमारी मुल्क की प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि इन द मीडियम टर्म हमें टैक्स टू GDP रेशियो भी बढ़ाना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी उसमें कमल रहेगा, हमें अपना टैक्स नेट भी वाइडन करना होगा ताकि जो टैक्स कलेक्शन का बोझ है वो मजीद बिखरे चंद मखसूस लोगों पर ना रहे, और हमें अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी होंगी। तो तब ही हम इतने रुपए भी कमा सकेंगे और इतने डॉलर भी कमा सकेंगे जो हमारी मईशत की जरूरत है। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन, आप प्राइम मिनिस्टर के तवानाई पे भी कोऑर्डिनेटर, सर ये रात 8 बजे दुकानें बंद करने का जो इशू ऑर्डर है, जो फैसला किया गया, ये पहले भी किया गया था, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? जी देखिए, मैं चैलेंज तो इम्प्लीमेंटेशन का, देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई आइडियल सिनारियो हमारे लिए भी नहीं है, मगर यकीनन एनर्जी कंजर्वेशन में हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। अभी मौजूदा मुआशी हालात भी ये डिमांड करते हैं, अदरवाइज़ भी इट इज़ अ गुड हैबिट अगर हम फॉर्म कर सकें। मगर देखिए जहाँ तक इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो ये तो आई थिंक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ, निगरान हुकूमतों के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेट करेगी कि इसकी अमली। IMF से प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत होपफुल हैं कि मुआहदा हो जाएगा, 30 जून इज़ द कट ऑफ डेट जो मुआहदा था, आपकी सवाल से क्या असेसमेंट है? जी देखिए, IMF और हुकूमत पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पे इंगेज्ड हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ सतहों पे ये डायलॉग रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर की सतह पे भी रहता है, नीचे फाइनेंस सेक्रेटरी की सतह पे होता है, स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन फाइनेंस, रेवेन्यू, फिर आपके FBR चेयरमैन हैं। यही महीना है मेक और ब्रेक का, वो एक डायलॉग जारी है जी। हम उनको इसी बात पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक तो जी जो शराइत उनकी थी वो पूरी हुई हुई हैं और इसी बात पे कायल कर रहे हैं ताकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो ताखीर का शिकार रही है। $2 बिलियन का भी गैप है, $6 बिलियन से कहा था, 4 हम ये समझते हैं कि हम सारी शराइत पूरी कर चुके हैं। और अगर आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की बात करें तो फिर उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप उस चीज़ से लिंक्ड होता है कि आपका डेफिसिट कितना था, तो जितना पहले एक्सपेक्टेड था करंट अकाउंट डेफिसिट उससे भी कम, हम उससे भी बेहतर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट में परफॉर्म किया है। ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है कि उस हिसाब से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप भी एडजस्ट होना चाहिए, ये एक तफसील है। अच्छा, बुनियादी तौर पे हम उनको यही समझाना चाह रहे हैं और यही डायलॉग का हिस्सा है कि हमने वो शराइत पूरी कर ली हैं, मगर बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान कमिटेड है कि वो IMF का प्रोग्राम कम्प्लीट करे और इसी इंटेंशन के साथ उनके साथ डायलॉग जारी है। इस बजट में भी आप देख रहे हैं, और जब भी पेट्रोलियम मसनूआत में जब भी हमने कमी भी की है तब भी हमने इंश्योर किया है कि वो शराइत जो हैं वो ना टूटे। लास्ट वर्ड सर, इलेक्शन बजट होगा या डिसिप्लिन बजट होगा? सर अवाम दोस्त बजट होगा, और अवाम दोस्त बजट का मतलब ये होता है जिम्मेदाराना बजट होगा जो पाकिस्तान के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सब में पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए उसमें बेहतरी होगी। इलेक्शंस ईयर होना ना होना उसमें कई फैक्टर इन नहीं करता। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगले साल में मौजूदा हालात को देख के पाकिस्तान की क्या जरूरत है, उसी हिसाब से ये बजट पेश किया जाए। बिलाल अजहर कैनी साहब, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। व्यूअर्स से एक छोटा सा वक्फे को बताएंगे तो दो मायानाज जो इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर फर्रुख सलीम और डॉक्टर खाकान नजीब, हमसे गुफ्तगू करेंगे। यही मौजू है, उनका तजिया आपके पास लेकर आएंगे। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते, वक्फा ले लीजिए।
किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार शाम 6:30 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मायानाज इक्तिसादी तज्जिया निगार हैं, आपके कॉलम भी रेगुलरली आते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप अपना तज्जिया दीजिएगा। आज इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है, मुआशी मामलात में मुश्किलात जो हैं वो इसका अहाता करते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आपकी राय में? और कल जो वफाकी बजट पेश कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार साहब, तो आप उस बजट में क्या देखेंगे जो आपको सिल्वर लाइनिंग लगेगी? ज़ाहिर बताए हुकूमत का अपना एक विजन है, उनका एक पर्सपेक्टिव है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक कौन से वो अहम एरियाज़ हैं जिस पे जो आइंदा माली साल का बजट है उसको फोकस करना चाहिए? देखिए बजट बुनियादी तौर पे दो चीजें बताता है। वो तखमीना बताता है हुकूमत का कि हुकूमत का क्या तखमीना है कि अगले माली साल में उसकी आमदन क्या होगी, और दूसरा वो बताता है कि इखराजात का तखमीना। तो ये दो तखमीने हैं, दो एस्टिमेट्स आप समझ लीजिए। एक वाहिद चीज मैं समझता हूँ जो हुकूमत के बजट में देखने वाली होती है, जिसका असर आम आदमी के ऊपर होगा, वो है बजट के खसारे का वॉल्यूम, कि वो कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है। तो आम आदमी के हवाले से मैं समझता हूँ कि बजट में कोई ना तो कोई बुरी खबर आने वाली है, ना कोई अच्छी खबर आने वाली है। बेतहाशा अदाद शुमार होंगे। अगर कोई चीज देखने वाली है तो वो बजट के खसारा होगा। बजट का खसारा कितना है? हमें बताया ये जा रहा है कि बजट का खसारा कहीं 6-6.5 हजार अरब का इस साल होगा। तो आप सोचिए कि हमारे वजीर खजाना साहब बजट वाले दिन नेशनल असेंबली में खड़े होते हैं, हमें बताते हैं कि जी इस साल हुकूमत की जो आमदनी है उसका तखमीना हम लगा रहे हैं तो वो 10,000 अरब का होगा मिसाल के तौर पर। और थोड़ी देर के बाद वो बताते हैं कि जी हुकूमत के अखराजात का जो तखमीना है वो 15,000 होगा या 14,000 होगा, और वो 5,000 या 6,000 अरब रुपए का बजट का खसारा होगा। अब मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं कि बजट का खसारा सिर्फ वाहिद एक ऐसी चीज है जिसका असर आम आदमी के ऊपर होगा। देखिए, जिस दिन हुकूमत यह ऐलान करती है कि हमारा बजट का खसारा 6,000 अरब का होगा, तो उसका मतलब यह है कि जैसे ही माली साल शुरू होता है हुकूमत को 6,000 अरब इजाफी कर्जा लेना है। जब वो कर्जे लेने जाती है तो आप सोचिए कि मार्केट के अंदर जो शरह सूद है वो बढ़ जाती है। जब शरह सूद बढ़ जाती है तो जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनके लिए पैसा नहीं बचता। तो जब प्राइवेट बिजनेसेस के लिए एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं बचता तो फिर नौकरियां गायब हो जाती हैं। जब हुकूमत का 6-6.5 हजार अरब का खसारा होगा तो फिर वो नोट छापने जाएगी अपने खसारे को पुर करने के लिए। जब इजाफी नोट छापे जाएंगे तो फिर आप सोचिए कि मजीद महंगाई हो जाएगी। जब हुकूमत का खसारा इतना बड़ा होगा और हुकूमत नोट छापने जाएगी तो उसके नतीजे में हमारे रुपए की कीमत जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। जब रुपए की कीमत गिरना शुरू हो जाएगी तो सारी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी तो आप समझे कि मजीद महंगाई सामने आ जाएगी। पूरा एक साइकिल है, आपकी राय है कि एक साइकिल है और बजट खसारा जो है वो मेन आपके लिए होगा कि उसकी क्या फिगर है
और उससे फिर मामला जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ रहेगा डॉक्टर फरूख सलीम साहब, हमें डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने भी ज्वाइन किया है, अ वेरी नोटेड इकोनॉमिक एनालिस्ट, और आपने काम भी किया है वजारत खजाना में बहसियत मुशीर। आपका सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर फरूख सलीम साहब के सामने ये सवाल रखा था कि कल के बजट में उनके लिए सबसे अहम नुकता क्या होगा। उन्होंने बजटरी खसारे के हवाले से कहा, अगर मैं आपसे जान सकूं, उन्होंने बताया कि वो तयन करेगा कि जो आइंदा माली साल में हुकूमत का क्या फोकस होगा और क्या एक आम आदमी के लिए क्या मुआशी रिलीफ या मुश्किलात आ सकती हैं। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं सर, इसका सलूशन क्या हो सकता है, कैसे ब्रिज किया जा सकता है, क्योंकि हम तो जब से बजट देख रहे हैं हमेशा मालियाती खसारा होता ही है, खसारे का बजट पेश किया जाता है, कैसे ब्रिज किया जा सकता है इस खसारे को। डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार भाई, आई थिंक बजट तो मैंने 20-25 साल से देखे हैं, बट जो बजट कल प्रेजेंट होने जा रहा है, मैंने ऐसा बजट नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि कल आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। पाकिस्तान अगर पहले दिन अपना सारा मार्कअप जो ड्यू है अगले साल का वो पे कर दे, तो ये फिगर कहीं मेरा ख्याल है 7,500 अरब रुपए के करीब होगा। अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी टोटल कमाई नेट ऑफ प्रोविंसेस, यानी कि नेट फेडरल रिसीट्स जिनको कहते हैं, वो मेरा ख्याल है कि 7,000 अरब को भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो मैं एज अ पॉलिसी मेकर अगर रन कर रहा हूं, तो अगर मैं यही बजट प्रेजेंट करूं तो मैं ये बजट दूंगा कि मैं 500 से 1,000 अरब रुपया बोरो करूंगा और सिर्फ अपनी डेट पे अपना मार्कअप पे करूंगा। मैं पाकिस्तान का डिफेंस, मैं पाकिस्तान की पेंशन्स, मैं पाकिस्तान की तनख्वाहें, यानी कि अनवार भाई की तनख्वाह, अनवार भाई की पेंशन जब भी आएगी, मैं पाकिस्तान का पीएसडीपी, मैं पाकिस्तान की ग्रांट्स और पाकिस्तान की सब्सिडीज सब बोरो करके दूंगा। अब ये है बजट जो कल प्रेजेंट होने जा रहा है। आई थिंक दिस इज नेवर हैपेंड इन आवर हिस्ट्री। ये शायद FY23 में भी ऐसा ही हो जब नंबर क्लोज होंगे, बट कल का बजट तो सर्टेनली ऐसा ही होगा। अब इससे तशवीशनाक बात शायद हो नहीं सकती। मैंने 3 मज़ामीन लिखे हैं इस बजट पे, और मैंने उन हर एक में ये कहा है कि पहले ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हमें करनी पड़ेगी आपस में कि ये ऐसा मुश्किल वक्त है जो पाकिस्तान ने पहले नहीं देखा। अब इसमें कर क्या सकते हैं इस खसारे को कम करने के लिए, क्योंकि ये खसारा इसी चीज से आ रहा है कि एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट बॉदर। तो पहले तो आप दूसरा नंबर रियलाइज कीजिए कि पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर्स हैं ना जी, आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। मसलन इससे मेरी क्या मिसाल है, अब आसान हल रह कोई नहीं गए, बिकॉज ये गवर्नमेंट अपना लास्ट बजट दे रही है और उसके बाद भी सिर्फ 1.5 माह होगा, तो ऑब्वियसली जो जिस तरह की बातें मैं करूंगा वो करना ही मुश्किल है उनके। मतलब एक्सपेंडिचर रिफॉर्म नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो ये खसारा कम नहीं हो सकेगा। ये नंबर 1। और दूसरी चीज वो है कि ये रियलाइज कीजिए कि आप 8.5% टैक्स टू जीडीपी पे गिर गए हैं। आप आज से 11-12 साल पहले 2010 में 8.5% ऑफ जीडीपी टैक्स टू जीडीपी पे ही थे एफबीआर में। आज आप वहीं पे खड़े हैं। आपने जब एनएफसी किया तो आपने कहा कि ये 15% तक चला जाएगा, आज वो 8.5 पे खड़ा है। फेडरल बजट जितना मुश्किल में है, मैंने आई डोंट थिंक आई फील फॉर द पीपल जिन्होंने ये बजट देना है। अब इसमें जाकर क्या किया जा सकता है, यू कैन आस्क मी लेटर। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा सवाल से बताएगा। आज सेनेटर इसहाक डार साहब वजीर खजाना साहब कह रहे थे कि उनका जो मतमे नज़र है वो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, और उन्होंने कहा कि वो मुआशी ग्रोथ का जो हदफ रखा है वो 3.5% है आइंदा माली साल के लिए। रवां साल 5% रखा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 0.29% हासिल किया गया। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो हदफ रखा गया इसके हसूल आपको कितना मुमकिनात में से लगता है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हसूल तरजीह है, तरजीहात ठीक है जो इस वक्त मौजूदा इकोनॉमिक टीम है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता, डॉलर क्रंच थोड़ा ईज ऑफ हो जाता, अगर वो ईज ऑफ हो जाता तो रुपए की जो कदर में कमजोरी है वो रुक जाती, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन रुक जाती। इस वजह से थोड़ा जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है वो मैक्रो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो रुक जाता। इसी तरह अब जो अगला साल है, देखिए आई थिंक जहां तक ग्रोथ का ताल्लुक है वो शायद इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि फ्लड्स नहीं होंगे अगले साल इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा, क्रॉप सारी बेहतर हो जाएंगी।
मैं अभी एक चलो कोई गुड न्यूज भी बीच में होनी चाहिए। मेरी अभी बात हो रही थी, मैं हर एक से बात करता हूं जो रिसर्चर्स हैं, तो मुझे किसी ने कहा है एप्टमा के और दूसरे कॉटन से रिलेटेड कि अगले साल 11 मिलियन बेल्स जो है कॉटन की आ रही हैं। अगर 11 मिलियन बेल्स ही आ गई तो एग्रीकल्चर विल डू वेल, इंडस्ट्री विल डू वेल, थोड़ी सी एक्सपोर्ट भी पिकअप कर जाएगी। तो ये एक बहुत नेगेटिव फिगर से हम थोड़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब एक्चुअली इत्तेफाक से मेरे दोनों मेहमान मौजूद डॉक्टर साहिबान हैं, तो मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब सर ये सवाल आपका भी इसका जवाब दीजिएगा। डॉक्टर खाकान साहब ने तो बताया कम से कम उन्होंने कि एक अच्छी खबर जो है इस डिप्रेसिंग इकोनॉमिक कंडीशन में बताई। डॉक्टर फरूख साहब आपसे सर वही सवाल जो मैं डॉक्टर खाकान साहब से भी किया था, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का असूल सही तरजीह है? एक और जमा कर लें, एक उम्मीद की किरण कह लें या ग्लिमर ऑफ होप कह लें। देखिए सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ होता है। यस। और पिछले 14 महीने से आप देखिए कि जिस कदर की सियासी इस्तेकाम हम सियासी अदम इस्तेकाम हम देख रहे हैं, उसका मईशत को वो एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन पिछले कोई 10 या 12 दिनों में जो इकदाम उठाए गए हैं उसमें नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमात थी पीटीआई, जिसने ये फैसला कर लिया था कि शायद उसके सियासी मफाद में है पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना, उसकी जो काबिलियत है इंतशार फैलाने की उसमें बहुत आप समझिए उसको कंट्रोल कर लिया गया है या उसको बहुत नीचे ले आया गया। अब पीटीआई के पास वो काबिलियत नहीं रही जो आज से लग से कि 2 हफ्ते पहले की थी, इंतशार फैलाने की, एनआरकी फैलाने की, अदम इस्तेहकाम फैलाने की। तो ये एक पॉजिटिव मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है कि अगर सियासी बच्चा हरारत नीचे आ जाता है, अगर सियासी इस्तेहकाम जो है वो पिछले 14 महीने के मुकाबले में कतरे बेहतर होने लगता है, तो फिर वो एक मईशत के लिए आप समझिए कि एक ग्लिमर ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण वहां पे वो नजर आने लगती है। दूसरा मरतब जहां तक 18वीं अमेंडमेंट का तरमीम का ताल्लुक है, जब 18वीं अमेंडमेंट की जो फाइनेंशियल क्लॉजेज हैं अगर उनके ऊपर हम अमल दरामद करते रहें तो विफाकी बजट बनाना नामुमकिन है, वो नहीं बन सकता। अभी डॉक्टर साहब भी आपको बता रहे थे कि जो अगले साल का माली बजट है, अगले माली साल का जो बजट है उसमें कोई 7,500 का अदायगी है सूद की मद में, और उसके बाद ऐसा नहीं बचता। अगर आप हाजिर जो रवा माली साल है उस पर एक नजर दौड़ा लें तो विफाकी हुकूमत के पास जो सूबों को बांटने के बाद जो पैसा बचता है वो लगभग 5,000 अरब बचता है, और जो सूद की मद में अदायगी है वो भी 5,000 अरब है, जिसका मतलब ये हुआ कि सूद की अदायगी के बाद विफाकी हुकूमत की जेब खाली है, उसके बाद उसके पास कोई पैसा टका नहीं बचा, जेब खाली है। लेकिन अभी जो है वो 1,500 अरब का डिफेंस का खर्चा करना बाकी है, जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट 550 अरब है वो भी बाकी है, 1100 अरब की ग्रांट्स देना है हुकूमत ने वो भी नहीं है हुकूमत के पास, कोई 700-800 अरब की जो सब्सिडीज है वो भी हुकूमत के पास नहीं है, पेंशन्स भी नहीं है। तो ये 18वीं अमेंडमेंट के बाद विफाकी बजट तो बनना नामुमकिन है। अच्छा, आपने ये एक आईनी नुक्ता भी उठाया है। मैं डॉक्टर खाकान साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात की, सर कौन से वो एरियाज हैं जो अभी भी आप समझते हैं कि अंडर टैक्स्ड हैं, और अगर उनको टैक्स लूप में लाया जाए तो हमारे बहुत से रेवेन्यू के मसाइल वो हल हो सकते हैं? आपके जहन में कौन से वो 3 ऐसे एरियाज हैं? सर अनवार भाई मैं तो बड़ा क्लियर हूं, हमने ये बजट प्रेजेंट किया जो इस वक्त इसमें है, 3,000 रुपए ट्रेडर्स पे इसी हुकूमत ने टैक्स लगाया। इससे पहले मैं 2 दफा वजीर खजाना के दाएं हाथ पे बैठकर यही टैक्स लगा चुका हूं, हर दफा वापस लेना पड़ता है। अब फैसला तो आपने करना है, पाकिस्तान में अगर 22 लाख ट्रेडर है, 22 लाख होलसेलर है, और ये 22 लाख कम्युनिटी में से अगर सिर्फ 30,000 ने इनकम टैक्स देना है और फिर हुकूमत पे इतना प्रेशर डालना है कि वो 3,000 रुपया जो है वो इनसे ले ना सके, तो फिर हम IMF से ही मांगते रहेंगे। देखिए ना, फैसले तो आपने करने हैं। नंबर 2, आपने ये फैसला करना है कि माजरत के साथ मैं आप हर जो पाकिस्तान का साहिब हैसियत आदमी है, डॉक्टर साहब हमसे ज्यादा वो जो है इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को इस्तिस्ना दिया जाए। सिर्फ उस पे आप गलत टैक्सेशन लगाई जाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल टैक्स, उसमें से निकाल के हम ये नहीं करते कि उस पे कैपिटल गेन्स लगाएं,
हमें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जो कि मेरा ख्याल है 80 ट्रिलियन की है पाकिस्तान में, एक वैसे ही इकरा सरचार्ज लगा देना चाहिए। इतना मुश्किल वक्त है पर हम नहीं लगाना चाहते। अब हम प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्स में भी नहीं बिलीव करते। अब आप आगे आ जाइए, अब आप जब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने चाहते हैं तो उसमें कई चीजें आपको वो बता देंगे कि जी ये लगाना बड़ा मुश्किल है, ये प्रोविंशियल इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, उनका है तो वो लगा लें। ये तो नहीं हो सकता ना कि उसकी टोटल मुल्क 7,000 अरब इस साल का टैक्स दे, 7,000 अरब रुपया, और एग्रीकल्चर 25 अरब का टैक्स दे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने खुद तय किया हुआ है, आपसे मतलब गवर्नमेंट ने नहीं, आप एज अ कौम ये तय किए हुए हैं कि हमने ये टैक्स नहीं देना। अगर आपने ये तय किया हुआ है तो फिर हुकूमत तो मांगे तांगे की ही चलेगी। दे विल गो टू द वर्ल्ड बैंक, दे विल गो टू द IMF, दे विल गो टू द डोमेस्टिक बैंक्स। फिर तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से। पर एक और पॉइंट बहुत जरूरी है, इसका मतलब पॉलिटिकल विल होना बड़ा जरूरी है। जो आपने 3 एरियाज बताए उसको नाफिज करने के लिए हमें फिर बैरूनी दुनिया की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी, होलसेल, रिटेल मार्केट और एग्रीकल्चर पे हमने टैक्स सही तौर पे नाफिज कर लिया, ऐसा ही है डॉक्टर खाकान साहब? एब्सोल्युटली। और उसके बाद ही आगे चले ना, अब अगर मुल्क मुश्किल में है और इक्वालिटी एक बड़ा इशू है, 40% बच्चा स्टंटेड है, तो इक्वालिटी कैसे आएगी? अब ये कैसे होगा? चले मैं अपनी मिसाल दे देता हूं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरी बेगम हमेशा नाराज रहती है, मैं बड़ी पर्सनल मिसालें देता हूं। मेरे वालिद साहब एक साहिब हैसियत आदमी है, सारी उम्र मेहनत की है, डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जब वो हयात नहीं रहेंगे तो जितनी उनकी चीजें मुझे ट्रांसफर होंगी उस पर मैं क्या टैक्स दूंगा पाकिस्तान में? 0। अगर मैं जी रहा होता US में, जिनकी हम मिसाल देते हैं, या हम कहते हैं हम UK की मिसाल दें, या हम इवन ईस्ट एशिया की मिसाल दें, तो मुझे एक टैक्स देना पड़ता जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। आपने जब वेल्थ टैक्स उठाया इस मुल्क में, ना डेथ टैक्स लगाया ना इनहेरिटेंस टैक्स लगाया। सो अब आपको सोचना पड़ेगा ना। महबूबुल हक साहब ने, जो हमारे इंतहाई अच्छे चीफ इकोनॉमिस्ट थे, बिल्कुल सर, आपने अहम नुकात उठाए, आपने बड़े अहम नुकात। मैं डॉक्टर फरूख साहब, सर ये मौजूदा हुकूमत है कि अब उनकी 5 E's जो है वो उनका मतमय नजर है, एक्सपोर्ट, इक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, एनर्जी। क्या कहेंगे डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये ठीक उनकी प्रायोरिटीज हैं जो 5 E's का कहते हैं? जी, मुझे पहले एक इख्तिलाफी नोट आपके सामने रखते हैं जी। ये 2 रुकनी बेंच, वैसे 3 रुकनी बेंच होता है, ये 2 रुकनी बेंच में आप इख्तिलाफी नोट दे रहे हैं। इख्तिलाफी नोट दे रहे जी। बात ये है कि ये फोकस जो टैक्स के ऊपर है हमारा, मैं समझता हूं कि ये गलत है। देखिए, पिछले 13 सालों में, आज से 13 साल पहले हुकूमत का जो हद था टैक्स इकट्ठा करने का, आप बजट निकाल के देख लीजिए, वो 1500 अरब का था। आज हुकूमत हमें बता रही है कि वो 9,000 या 10,000 अरब का टैक्स इकट्ठा करेगी। तो टैक्स तो बहुत तेजी से पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के अखराजात जो हैं, जो आज से 13 साल पहले कोई 2,500 अरब के थे, वो अब 14,000 अरब पे चले गए। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या हम इजाफी टैक्स लगा दें, आपके मेरे ऊपर इजाफी टैक्स लग जाए, ताकि हुकूमत जो है वो हमारा टैक्स, हमारी मेहनत की कमाई, वो PIA में जो 90 अरब का नुकसान करना है उसमें डबो दे, या बिजली के अंदर जो 2,500 अरब का नुकसान कर चुकी है उसमें डबो दे, या 1,500 अरब का नुकसान जो गैस में हो चुका है उसमें डबो दे। तो आप और मैं और हमारी इंडस्ट्री और हमारे बिजनेसेस और हमारे रिटेलर्स मेहनत करते रहें, पैसा कमाते रहें, और उसके ऊपर हुकूमत टैक्स लगा के जो है वो अपने खसारे पूरे करती रहे। तो ये टैक्स के ऊपर फोकस मैं नहीं समझ पाता। फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात को कम करने। ठीक है सर, ये तो नुकता बताया। और सर, जो 5 E's का मैंने तस्करा किया, तो उस हवाले से अगर आप गुफ्तगू करना चाहें, क्या सही तरजीहात हैं 5 E's की जो निशानदही की है डॉक्टर फरूख साहब? अनवार साहब, मुझे तो 4 E's का भी नहीं समझ में आया था जब 4 E's वाला मामला सामने आया था। अच्छा, 4 E's का नहीं पता, उससे आप 5 E's के बारे में। सर 3 था, 3 E's थे सर, वो भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन 5 E's का दूसरा। सर ये मुझे बताइएगा, डॉक्टर खाकान साहब ने 3 का बल्कि कहा। डॉक्टर खाकान साहब, एक आम आदमी, जाहिर बात है हमारे जैसे जो लोग हैं, मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक है, वो तो बजट की तरफ देखते हैं कि क्या रिलीफ हो सकता है। ये जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, इसके मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों में, पेंशन्स में इजाफा, आप क्या समझते हैं? जो आपने और डॉक्टर फरूख साहब ने जो तस्वीर सामने रखी है, और जाहिर बात है आप लोग हकायक पर मबनी गुफ्तगू करते हैं, उस पर इतनी फाइनेंशियल स्पेस है हुकूमत के पास कि वो लोगों को इस इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स का मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों में इजाफा दे सके? अच्छा,
अनवार भाई, एक तो ये कि इससे कोई जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म बिल्कुल होना चाहिए। एसओईज पे जो खर्चे हैं उनका रिफॉर्म होना चाहिए। पेंशन्स जिस तरह बढ़ रही हैं उसका रिफॉर्म होना चाहिए। पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है उसको फोकस्ड होना चाहिए उन एरियाज पे जो परव्यू हैं फेडरल गवर्नमेंट का। याद रखिए 5 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में। 18वीं तरमीम के बाद तालीम, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, ज़कात, ये प्रोविंशियल सब हैं। प्रोविंसेस को इनका बोझ उठाना चाहिए। इससे आगे चलिए तो बिल्कुल आपको सब्सिडी का रिफॉर्म चाहिए। आप नहीं चाहते कि टैक्स कंसेशंस, हमने इकोनॉमिक सर्वे इस वाले में मैंने नहीं पढ़ा, मैं अभी देख लेता हूं, लास्ट में 1423 अरब के कंसेशंस लिखे हुए हैं, वो टैक्स एक्सपेंडिचर कहलाता है, उसको ठीक करना चाहिए। इस बात से इनहराफ नहीं किया जा सकता कि ये सब एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म होना चाहिए। अब ये है कलीदी काम। अब लेट्स सी कि कल हुकूमत इन पे कितना मूव कर पाती है। अगर नहीं भी होता तो आने वाली हुकूमत को तो ये इनएविटेबल है कि ये रिफॉर्म किया जाए, ताकि लोग बिलीव कर सकें कि द गवर्नमेंट्स आर सिंसियर इन डूइंग दिस रिफॉर्म। अब आपका ये है कि कल आखिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, थोड़ी सी होप तो पाकिस्तान में लेके चलनी है। आई थिंक कि 3 चीजें कल आपको दिखाई देंगी बड़ी क्लियरली। नंबर 1, आपको ये दिखाई देगा कि जो आपका इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और मैं इसका बहुत बड़ा जिसे कहेंगे फैन हूं, क्योंकि ये जिस दिन बन रहा था मैं उस दिन भी टेबल पे था, और हमने थोड़ी सी फैमिली से शुरू किया। आज हमारी रसाई 10 मिलियन हाउस होल्ड्स पे है। ये मतलब 6 करोड़ पाकिस्तानी टोटल जो है बेनिफिट करते हैं। मेरा ख्याल है ये बढ़ के अगर मैं होता तो शायद 600 कर देता, शायद 500 अरब के करीब चला जाएगा, उनका वजीफा बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक चीज। दूसरी चीज आप जो देखेंगे, मिनिमम वेज मैं होता तो शायद 32,000 कर दूं, लेट से गवर्नमेंट कल 25,000 से क्या बढ़ा दिया, पर इसके साथ साथ नज करूं प्राइवेट सेक्टर को भी। हमने सरकार में ये देखा है कि हम जब भी बढ़ाते थे इसको, प्राइवेट सेक्टर मतलब आज 25 है तो हम सुनते हैं कि 20,000 दे रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं कि यार ये याद रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिटीजन्स की भी उतनी है जितनी सरकार की है। प्राइवेट सेक्टर को भी इसको 32,000 करना है। तीसरी जो चीज है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है। हुकूमत मेरा ख्याल है कि तनख्वाहें सबकी बढ़ा देगी और पेंशन भी सबकी बढ़ा देगी। मेरा ख्याल है कि अगर इस वक्त रिस्पॉन्सिबल हो तो जो 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन है ना जी, उनकी तो आप जरूर बढ़ाइए 20% तनख्वाह भी, और उनकी जरूर बढ़ाइए पेंशन भी इतनी। वो लो पेड हैं और उन पे बोझ बहुत ज्यादा है। पर जो 18 से 22 है वो 2 फैसले कर सकते हैं कि वो बढ़ा लें इसको या ना बढ़ाएं इसको। जब वो नहीं बढ़ाएंगे तो हम मानते हैं कि वो वैसे ही कट ले लेंगे अपनी इन्फ्लेशन के मुताबिक 30% अपनी सैलरी पे। तो वो एक जेस्चर होगा। फिर क्या कल नेशनल असेंबली कुछ ऐसी चीज सामने रख सकती है कि दे हैव कट देयर सैलरीज और समथिंग लाइक दैट, क्या वो और ये जेस्चर्स हैं जो शायद कौम को फिर आप कुछ और चीजें देखेंगे। मैं कह देता हूं, यूथ स्कीम्स देखेंगे आप, होनी चाहिए। आपको यूथ को थोड़ी तो होप देनी है, किसी को लैपटॉप मिल जाएगा, किसी को कर्जा मिल जाएगा, एसएमईज, इस तरह की चीजें आई थिंक आप देखेंगे। सो दिस इज व्हाट आई फोरसी। डॉक्टर फारूक साहब, सर आईएमएफ के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा। हमारे शो में खुर्रम दस्तगीर खान साहब आए जो वजीर तवानाई हैं, उनसे मैंने सवाल रखा। उन्होंने कहा कि तमाम तर शराइत के बावजूद अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं अब तक हो पाया, अगरचे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब होपफुल हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब का नुक्ता था कि उन्होंने कही, मेरी जाती राय है कि ये ज्यादा अब जियोपॉलिटिकल इशू है रादर देन इकोनॉमिक। आपकी क्या राय डॉक्टर फारूक साहब? देखिए, इसमें 2 बातें हैं अनवर साहब। पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। सही बात। हमारी अपनी माशी पॉलिसीज जो हैं उनमें जो गलतियां होती हैं, जो माशी फैसले किए जाते हैं सियासी बुनियादों के ऊपर और उसकी फिर माशी कीमत चुकाना पड़ती है, उसके नतीजे में हमारे पास डॉलर्स हो जाते हैं खत्म, और फिर हम भागते हैं आईएमएफ के पास। ठीक। तो आप जिससे आपने उधार लेना है उसको हम बैठ के गालियां नहीं निकाल सकते, उसका फायदा नहीं हो सकता, उसका नुकसान ही होगा। अगर आप पॉलिसीज के ऊपर गौर करें तो आईएमएफ हमें ये कहता है कि आप बजट का खसारा कम करें, क्या ये हमारे अपने मफाद में नहीं है? आईएमएफ हम ये कहता है कि जो 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है उसको कम करें, क्या ये हमारे अपने मफाद में नहीं है? आईएमएफ ये कहता है कि सर वो कहते हैं तमाम तर शराइत पूरी करने के बावजूद नहीं अब तक मिल पाया।
देखिए वो बहुत क्लियर बात है, वो हमेशा से ये कह रहा है कि पहली बात तो ये है कि आपने अपने एक्सचेंज रेट को मार्केट डिटर्मिनेशन में लाना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई 5 किस्म के एक्सचेंज रेट चल रहे हैं। एक इंटरबैंक चल रहा है, एक ब्लैक मार्केट डॉक्यूमेंटेड है, एक ब्लैक मार्केट अनडॉक्यूमेंटेड है, एक पेशावरी रेट चल रहा है, एक काबली रेट चल रहा है, एक हुंडी का रेट चल रहा है, एक हवाले का रेट चल रहा है। तो ये नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि आपका जो फाइनेंसिंग गैप है, जो आपने $6 अरब का गैप रखा हुआ, उसमें $4 अरब तो हमने पूरे कर लिए हैं, अभी $2 अरब का गैप वहां पे रह गया है। ठीक है सर, आपने नुकात बताया, थैंक यू वेरी मच। वक्त खत्म हुआ जा रहा है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप लोगों ने जो आपका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अहम नुकात हैं, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना इनपुट दिया। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था जिसमें हमने बिलाल कियानी साहब से हुकूमती विजन, पॉलिसीज़, क्या सोच पाई जाती है, उसका इजहार देखा, और फिर हमने दो मुल्क के मुमताज़ मईशत दानों से गुफ्तगू की और उन्होंने आने वाले बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी हालात में सुधार कैसे लाया जा सकता है उस पर अपना तज़िया दिया। तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं कल जो वफाकी बजट सेनेटर इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली में पेश करेंगे, उस हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। आज इस हफ्ते तक के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए प्रोग्राम दस्तक और पूरी प्रोडक्शन टीम को सैयद अनवारुल हसन के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।